हेलो जैन बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पढ़ी थी। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन पढ़ा था। साथ ही हम लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बाद भी कुछ पढ़ा था ना शायद। हाँ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पढ़ी थी। हेस्टिंग्स की घेरे की नीति पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था थ्योरी वाले सेक्शन में। आज हम कुछ इससे 10-15 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था पढ़ के आइएगा, हम उसका फुली डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन आप लोग को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछे गए प्रश्न है। तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके द्वारा पढ़ी गई चीज़ें आपको परीक्षा से मेल खाती है या नहीं। देखिए, आप सही दिशा में पढ़ रहे हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मैंने आप लोगों को बताया था, भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक स्लीमैन मिंटो क्लाइव मेयो। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने युद्ध के माध्यम से, ठीक है, साम्राज्य विस्तार करने का काम इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुत चतुर था, बहुत चालाक है, बहुत ही साहसी भी था। ठीक है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ, आप लोगों ने वर्ड शायद नहीं सुना होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ वही है आपका घेरे की नीति। ठीक है, घेरे की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ और कुछ नहीं है, ये घेरे की नीति ही है। ठीक, तो घेरे की नीति किसकी थी ये तो आपको पता ही होगा। घेरे की नीति किसकी थी ये तो आपको पता है ना, किसकी थी? वॉरेन हेस्टिंग की। बिल्कुल सही, वॉरेन हेस्टिंग की है आपको घेरे की नीति। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ आपका वही है, घेरे की नीति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन कब लगता है? तो 1765। 1765 इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? क्लाइव के द्वारा, है ना। क्लाइव के द्वारा आपको बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आपको गवर्नर जनरल बनकर आता है बंगाल में, तो वो क्या करता है? आपको खत्म कर देता है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन खत्म कर देता है। हम लोगों ने ऐसा थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने जिस चीज़ को पढ़ा है वो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और 100 में 100 सही नहीं करने होते। यदि 70 से 80% प्रश्न भी आपके हल हो जा रहे हैं तो आप समझ लो आप अच्छी स्थिति में हो। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पढ़े हुए नोट्स से क्वेश्चन आपको टैली कर रहे हैं, तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा? अब यहाँ पूछ रहा है किसने लगाया था। मैंने आपको बताया, आपको इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के पश्चात, और लॉर्ड क्लाइव और इसके बीच, किसके बीच होती है पहली संधि? शाह आलम द्वितीय के मध्य। शाह आलम द्वितीय के मध्य, और दूसरी अवध के नवाब के साथ। और उसी के बाद आपको बंगाल में क्या लगाया जाता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अधिकार किसी के पास रहेंगे लेकिन उत्तरदायित्व किसी का होगा। ठीक है, सारे अधिकार आपको अंग्रेजों के पास थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन था उन चीज़ों के लिए? तो राजा हुआ करता था। तो इसी को क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, तो कौन लगाया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। खत्म किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। दोनों क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सहायक संधि मैंने आपको बताया था क्या था, उसके क्या परिणाम निकले वो भी बताया, किसको कैसा फायदा हुआ, अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, भारतीय राजाओं को क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सारी बातें मैंने आपको बताई है। और साथ में ये भी बताया था कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले आपको कौन कौन से शासक थे। तो वेलेस्ली की सहायक संधि, अब आपको मराठा वाला सेक्शन याद आ रहा होगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, आपको याद होगा बसीन की संधि। बसीन की संधि करता है, ठीक है, अंग्रेजों के साथ, और उसी के समय अंग्रेज एक शर्त रख देते हैं सहायक संधि का। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और इससे क्या क्या प्रावधान थे सहायक संधि करने के, आपको तो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा भी दिया है और आपको पढ़ा भी दिया है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था। यदि क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, यदि डायरेक्ट पूछ दे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपको हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा। लेकिन यदि मराठा का नाम ले ले तो पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, मतलब कौन इसको इम्प्लीमेंटेशन
ठीक है, कौन इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था? तो बताइए सहायक संधि का कर्ता धर्ता कौन है, बताइए। कॉर्नवालिस, जॉनसोड, वेलेजली, ऑकलैंड। सहायक संधि का कर्ता धर्ता आपको लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक, यहाँ पूछ रहा है प्रथम, यहाँ कोई मराठा उसके बाद मुगल ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है, किसी भी वंश का नाम लेकर नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो जब प्रथम भारतीय शासक पूछे, बिना किसी डाउट के हैदराबाद का निजाम लगाना है, हमने वे आपको बताया है, ठीक है। हैदराबाद के निजाम आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति से हुआ, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन सी नीति लेके आता है? हड़प नीति लेके आता है। कौन सी नीति लेके आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प नीति लेके आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसके तहत क्या करता है आपको पता ही है, सारी बातें मैंने आपको बताई है। लेकिन उस समय एक अवध राज्य था, अवध राज्य के साथ समस्या ये थी कि उस पर हड़प नीति वाला कानून ही नहीं लागू हो रहा था, लेकिन डलहौजी को उसको अपने कब्जे में करना था। तो भाई कैसे कब्जा करे? तो उस पर एक आरोप लगा देता है कि कुप्रशासन, यहाँ का जो राजा है वो शासन प्रशासन चलाने में समर्थ नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसको हड़प रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से, चाहे ना ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, किसी तरह से पकड़ना है। तो उस पर आपको हड़प नीति के जो नियम कानून थे, हड़प नीति के कुछ कंडीशंस थे कि इस कंडीशन में आप पे हड़प नीति लागू हो जाएगा, इसके तहत आपका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। लेकिन अवध पे वैसे कंडीशंस अलाउ नहीं हो रहे थे। तो क्या कहता है कि कुप्रशासन, डलहौजी कहता है कुप्रशासन है यहाँ पर, यहाँ का शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है राजा से, तो इसको हम अपने अंडर में ले रहे हैं। तो कुप्रशासन का आरोप लगा के आपको अवध को क्या किया जाता है? हड़प लिया जाता है। क्लियर? विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में सजाइए। मतलब आपको सीरीज वाइज, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था आप उस समय भी बताया था कि इन एग्जाम्पल को सीरीज वाइज याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन को टफ बनाना होगा ना तो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। बताया बोलेगा कि बताइए इसमें कौन पहले था कौन बाद में था। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और आपको यहाँ बताना है कि कौन पहले था कौन बाद था। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले सतारा को, सबसे पहले सतारा को अपनी कॉपी में आप लोग देखेंगे, रिवीजन यदि कर रहे होंगे तो आपको भी याद होगा। पहले नंबर पे सतारा था, दूसरे पे बघाट था, ठीक है, उस ऑप्शन के हिसाब से। तीसरे पे झांसी, चौथे पे उदयपुर, नहीं चौथे पे, तीसरे पे उदयपुर, चौथे पे झांसी, उदयपुर और संबलपुर, है ना, उदयपुर और संबलपुर। तो 1 2 1 2 3 4, तो ऑप्शन हमारा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 3 4 2। टफ है बताओ तुम ही, टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन हम जो पढ़े हैं उसी से आ रहे हैं, तो फिर टफ कैसे हो सकते हैं? बस हमें जो पढ़ाया है, मैंने जो पढ़ाया है और जो आपने पढ़ा है, बस उसको बार बार रिवीजन करना है। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? विलय की नीति, हड़प नीति किसका था? किसके दिमाग की उपज थी? डलहौजी के दिमाग की उपज थी, कोई शक नहीं है। और ये क्या करना चाहता था? साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, है ना, इसीलिए नीति लेकर आता है और राजाओं की बैंड बजाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना था? बताइए, प्रथम शिकार कौन हुआ था इसका? सब लोग जानते हैं, सतारा, पहला शिकार सतारा था, है ना, पहला शिकार कौन था? सतारा था, है ना। ये सब अब आपको लग रहा होगा ये सब पढ़े हुए प्रश्न है, ये सब एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो क्या बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं? नहीं ना, ना पढ़ो तो डिफिकल्ट, यदि पढ़ लो तो कोई भी डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें से सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे पढ़े हुए हैं। देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कथन लागू नहीं होता है सहायक संधि के बारे में, नहीं पूछ रहा है, नहीं, ध्यान रखना इस चीज का, मतलब कौन सा कथन गलत है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो था भाई, ठीक है, राजा के खर्चा पर एक अपनी सेना बनाकर राजा के महल में डाल देना, सारा खर्चा राजा साहब उठाएंगे, ये तो आपको कंडीशन था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी था, क्योंकि सेना बढ़ाया ही इसीलिए जा रहा था कि उस समय आपको यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बढ़ रही थी, अंग्रेज उससे बचना चाहते थे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं, आय वाय का कोई चक्कर नहीं था, यहाँ पे आय का कोई चक्कर नहीं था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो उन्होंने सेना रखा, स्टार्टिंग में उन्होंने सेना रखा और फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, राजा के
आपके आंतरिक कामों में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे क्या हुए, उनके सर्वे सर्वा बन गए। ठीक है, उनका राजकोष खाली होने लगा, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत तरह की बातें हुई और इस तरह से राजा का क्या हुआ, कहानी गोल हो गया। तो नियत आय वाली जो बात कही गई है वो गलत कही गई है। ऐसा आय का कोई सिस्टम नहीं था, बस वो अपनी क्या बढ़ाना चाहते थे, अपना इम्पोर्टेंस आपको बढ़ाना चाहते थे और राजा के मामलों में इंटरफेयर करके राजा का काम खत्म करना चाहते थे। सहायक संधि स्वीकार नहीं की, पूछ रहा है। हैदराबाद का निजाम तो पहला आदमी था, जयपुर के राजपूत राज्यों ने भी किया था, मैसूर के शासक ने भी किया था, आपको पता है, क्योंकि जस्ट 1799 में आपको टीपू सुल्तान मारा जाता है। और बचता है इंदौर के होलकर। इन्होंने, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में डाल दीजिए इसको। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जितने बन सकते थे, वहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। बाकी कल हम फिर मिलते हैं थ्योरी वाले सेक्शन के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मे भी हो सकता है गवर्नर जनरल वाला टॉपिक पढ़ ले। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का टॉपिक आप लोग रिवाइज करके आइएगा, कल मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।